हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना आपके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ईपैक के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ईपैक के जो है दोनों के Q2 FY26 और Q2 आपके H1 FY26 के जो नंबर्स है वो आ चुके हैं। दोनों कंपनीज ने जो है एकदम वीक सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किए। बट यहाँ पे हमें जो है पहले से ही आइडिया था कि दोनों कंपनीज जो है ना खराब नंबर्स रिपोर्ट करने वाली है। क्योंकि जब मैं आपके आरएससी इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ तो पूरा आरएससी इंडस्ट्री जो है ना हमें FY26 के अंदर अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट होते हुए देखने मिला है। पूरा सेंटिमेंट जो है ना इंडस्ट्री के खराब हो चुके हैं। इस रीजन से अगर आप देखोगे तो जो भी आरएससी कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड है ना, उस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो उनके Q1 के सेल्स देखो हमें डिग्रोथ देखने मिल रहा है। और उन कंपनीज के वैल्यूएशन के बारे में जब मैं बात करूं तो वैल्यूएशन जो है ना इन कंपनीज की करेक्ट हो चुकी है मार्केट के अंदर। क्यों करेक्ट हो गई है? क्योंकि FY25 के अंदर जो है ना हमें इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली थी। और अगेन इंडस्ट्री के अंदर जो है ना सीजनैलिटी वाला इम्पैक्ट होता है। तो जब आप देखोगे तो जब रेनफॉल स्ट्रॉन्ग होती है, समर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री जो है ना हमें सफर करते हुए देखने मिलती है, हमें एक लल पीरियड देखने मिलता है। और किसी टाइम अगर हमें समर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिलते हैं और रेनफॉल्स इतनी ज्यादा नहीं देखने मिलती है जो कि हमें FY25 के अंदर देखने मिला था, तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फास्ट रेट पे ग्रो करती है। तो सेम केस अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट FY25 के अंदर 77% पे ग्रो किया था। ईपैक के केस में अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी 40-50% के आसपास ग्रो किया था। यही सेम केस अगर आप एम्बर के केस में देखोगे तो एम्बर ने भी ग्रो किया था आराम से 48% के आसपास। आरईसी स्पेस के अंदर जो भी कंपनीज थी सारी कंपनीज ने जो है अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए। अब जब ब्रांड्स की बात करते हो तो जब आप ब्लू स्टार को चेक कर लो, ब्लू स्टार भी ग्रो कर रहा था 23-23% के आसपास। वोल्टास भी 20% के आसपास ग्रो कर रहा था। ओवरऑल पूरी आरएससी इंडस्ट्री 20 से 30% के आसपास ग्रो कर रही थी। बट FY25 के अंदर हमें इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ क्यों देखने मिली? क्योंकि FY25 के अंदर आपके जो समर्स थे ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो जब समर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो अगेन इंडस्ट्री जैसे मैंने बोला आपको अच्छी परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FY25 के अंदर एक तो इन कंपनीज का बेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अब आपका जब बेस इंक्रीज हो जाता है और आपको ऐसे लग रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन होने वाला है, तब अगर आप देखोगे तो जो ग्रोथ रेट है ना, रेट ऑफ चेंज, अब मार्केट को किस चीज से फर्क पड़ता है? रेट ऑफ चेंज। अगेन ये सारी चीजें जो है ना मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है ना जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर भी सिखाया हुआ है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर और ईपैक के अंदर जो है ना मैं भी एक टाइम पे इन्वेस्टेड हुआ करता। तो मैं क्या बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर कंपनीज को ऐड करता हूँ, क्या बेसिस पे कट करता हूँ, वो सारी चीजें जो है ना मैंने आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज के मास्टर क्लास के अंदर सिखाई है। तो दोनों के अंदर आपको जो वैल्यू मिलता है ना बॉस बहुत ज्यादा अनलिमिटेड मिलता है। और अगर आपको मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक के अंदर फंसना नहीं है और मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, नए नए कंपनीज को ट्रैक करना है, डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक करना है, तो आपको जो है ना ये दोनों मास्टर क्लास जो है जीरो टू हीरो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये दोनों जो है आपको लेना ही है। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक है। और मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि ये दोनों मास्टर क्लास देखने के बाद आप जो है ना मार्केट के अंदर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाओगे। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो सीजनैलिटी से इंपैक्टेड जो है इंडस्ट्री है। अब एक्सपेक्टेड था FY25 का बेस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। इसके साथ साथ अगर आप ब्लू स्टार के केस में देखोगे तो ब्लू स्टार के मैनेजमेंट ने क्या बताया? ब्लू स्टार के मैनेजमेंट ने Q4 FY25 के अंदर ही बता दिया था कि बहुत चीजें जो है ना यहाँ पे स्लो डाउन होने वाली है। समर्स जो है इस बार इतने स्ट्रांग नहीं है Q1 के अंदर और हमें जो है ना रेनफॉल देखने मिल रही है। सबड्यूड समर्स बताया था मैनेजमेंट ने। अब इसके लिए जो है ना आपको कॉन कॉल्स डिकोड करते आना चाहिए। कॉन कॉल किस तरीके से आप डिकोड करते हो, ये जो है मैंने आपको जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। तो अगर आप कॉन कॉल डिकोड करते हैं ना तो आप जो है आरएसी कंपनीज के अंदर फंस ही नहीं सकते थे। क्योंकि कंपनीज का मैनेजमेंट खुद आके बोल रहा था कि भाई यहाँ पे चीजें जो है ना स्लो डाउन होने वाली है। और इस रीजन से जो है मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर था, मैंने उसी टाइम पे जो है कंपनी से एग्जिट ले लिया था। रीजन बड़ा सिंपल था, क्योंकि मेरे को जो है अपने गेन्स प्रोटेक्ट करने मार्केट के अंदर एज इन्वेस्टर, हमें हमारे जो गेन्स होते हैं ना वो प्रोटेक्ट करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। नहीं तो फिर फायदा ही क्या है? और सीजनैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, साइक्लिकलिटी इंडस्ट्री के अंदर आपको जो है आपके गेन्स के बारे में ध्यान रखना ही चाहिए। तो इसलिए आपको जो है कंपनीज को बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है, साइकिल्स देखनी पड़ती है। अगेन आप किस तरीके से साइकिल्स प्ले आउट कर सकते हो, ये मैंने जीरो टू हीरो के अंदर आप लोगों को जो है सिखाया हुआ है। और मेरा पोर्टफोलियो जो है मैंने आप लोगों के साथ जो है पूरा बहुत डिटेल के अंदर सिखाया हुआ है कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज के अंदर मैंने डिस्कस करा हुआ है। तो क्या बेसिस पे मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स ऐड करता हूँ, कट करता हूँ, सारी चीजें मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मैंने उसी टाइम पे एग्जिट कर लिया था। अब क्या मुझे इंटरेस्टिंग चीजें लग रही है क्या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ईपैक में? चलो नंबर्स देखते, बात करते कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या क्या बातें बोल रहा है और फिर उस हिसाब से जो है ना हम लोग आइडिया लगाने के लिए ट्राई करेंगे साथ में।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के केस में आप नंबर्स देखना, Q1 के अंदर एकदम खराब नंबर्स, 13% का ग्रोथ। Q2 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें डिग्रोथ देखने मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के केस में भी हमें पिछले क्वार्टर 20% की डिग्रोथ देखने मिली थी। इस क्वार्टर अगर आप देखोगे तो 86% का डिग्रोथ देखने मिला है। अब जब मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के गाइडेंस की बात करता हूँ तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक ऐसा प्लेयर है जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया था। कब गाइडेंस दिया था उन्होंने? आपके Q4 के टाइम पे। तो Q4 में इन्होंने ये बताया था कि हम लोग 30-40% के आसपास ग्रो करेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हर एक प्लेयर ये बता रहा था कि हम इंडस्ट्री के रेट पे ग्रो करने वाले, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बोल रहा था हम 40% पे ग्रो करेंगे। तो मुझे तो समझ गया यार, क्योंकि आप इंडस्ट्री में अगर आउटलायर बन रहे हो और पूरा इंडस्ट्री स्लो हो रहा है, डिमांड ही नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, तो आप आउटलायर कैसे बन सकते हो? तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के ने क्या किया था, इनके मैनेजमेंट ने मार्केट को बड़ी होप्स दे दी थी कंपनी से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q1 के अंदर ये लोग आए और इन्होंने अपना गाइडेंस रिड्यूस कर दिया। गाइडेंस इन्होंने क्या दिया, ये लोग 20-23% के आसपास टॉप लाइन ग्रो करेंगे और पैट के अंदर 3-7% की ग्रोथ रहेगी। Q4 के अंदर अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। उस टाइम पे मेरे को वैल्यूएशन सेंस नहीं बना रही थी कंपनी की, इसलिए मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से निकल गया Q4 के अंदर। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बट यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना कि Q1 के अंदर क्या हुआ, मार्केट को एक नेगेटिव सरप्राइज देखने मिला। मार्केट अगर आप देखोगे तो हमारा मार्केट जो है टाइम करेक्शन के अंदर चल रहा है, प्राइस करेक्शन के अंदर चल रहा है। तो जब भी किसी भी मार्केट के अंदर ये टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन हमें चलता हुआ देखने मिलता है, तो मार्केट को नेगेटिव सरप्राइजेस कभी पसंद नहीं आते। तो वही नेगेटिव सरप्राइज जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट ने आके दिया, और इस रीजन से स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका पीई जो है ना मेंटेन था, 78 के आसपास का पीई था इनका, वो रिड्यूस होकर जो है ना आज के डेट पे 50 के आसपास आ गया था Q1 के अंदर। अभी 64 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। अब लोगों की ये एक्सपेक्टेशन थी, जब इनके Q2 के नंबर्स आए ना, लोगों को लगा था कि भाई पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अभी भी खराब नंबर्स आने वाले हैं। मतलब स्टॉक अगर आप देखोगे तो अभी भी लोअर सर्किट लगेगा। लेकिन मार्केट ने ये सारी चीजें जो है फैक्टर कर रखी है, तो आपको इस तरीके से चीजें नहीं सोचनी चाहिए मार्केट के बारे में, क्योंकि मार्केट ने फैक्टर किया हुआ था कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के Q1 Q2 के नंबर जो है खराब आने वाले हैं, और वही चीज जो है हमें देखने मिल रही है। बट एक चीज अच्छी है कि जो इन्होंने इनका केपेक्स का गाइडेंस रिड्यूस करा था, वो इन्होंने जो है Q2 के अंदर रिड्यूस नहीं किया है। ये लोग 700 से 750 करोड़ के आसपास का गाइडेंस दे रहे हैं केपेक्स के लिए भी। और इनके नए प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे तो रेफ्रिजरेटर के अंदर इनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वॉशिंग मशीन के अंदर आ रहा है, एसी के अंदर भी आ रहा है, और प्लास्टिक कंपोनेंट्स के अंदर भी आ रहा है। बट मैक्सिमम ये लोग आपके नॉन आरएसी डिवीजन पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीजनैलिटी वाला पार्ट जो है ना मैनेजमेंट को, वो जो है ना उन्हें रिड्यूस करना है अपने कंपनी के अंदर। क्योंकि एक भी खराब साइकिल आ जाती है, एक भी खराब समर आ जाता है, तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो पूरी कंपनी इंपैक्ट हो जाती है, पूरे नंबर्स और पूरी ग्रोथ ही हमें फॉलो होते हुए देखने मिलती है। तो ईपैक का भी मैनेजमेंट यही कर रहा है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का मैनेजमेंट भी जो है हमें यही करता हुआ देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो Q2 के अंदर अगेन बकवास नंबर्स है, मार्जिन्स के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है, क्योंकि आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह भी गिर रहा है। इंडस्ट्री के अंदर यार पूरी इन्वेंट्री फंसी हुई है। तो ओवरऑल ऑप्टिमिज्म की मैं बात करूँ तो इतना ऑप्टिमिस्टिक जो है मुझे इंडस्ट्री के बारे में नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी कट करे हुए, अब गवर्नमेंट अगर जीएसटी कट कर रहा है, आपके आरएसी के प्राइसेस अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हमें फॉल देखने मिलता है। तो जब आपके आरएसी के प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं, तो लोगों के अंदर डिमांड होती है यार। अब फेस्टिव सीजन भी आया था, दिवाली हुई, नवरात्रि हुई, तो उस टाइम पे हमें इन्वेंट्री के अंदर जो है ना थोड़ा बहुत फ्लो देखने मिला। लेकिन जैसे ही दिवाली और नवरात्रि खत्म हो गई, इंडस्ट्री अगेन स्लो हो गई। क्योंकि आपको मैं एक बात बताता हूँ, अब रूम एयर कंडीशनर के प्राइस के अंदर हमें 10-15% का फॉल भी देखने मिल गया, चलो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या आप जाके परचेस करोगे जब समर से नहीं चल रहे, जब बाहर ठंडी है, विंटर वाला एटमॉस्फेयर है? तो क्या आप जाके एसी परचेस करोगे? आपको कोई 20% का डिस्काउंट देगा ना, तो भी आप नहीं जाके परचेस करोगे। फेस्टिव सीजन है तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली कंज्यूमर जो है जाके परचेस नहीं करता है। तो ठीक है जीएसटी कट हुआ, लेकिन इतना ज्यादा इंपैक्ट जो है ये इमीडिएट नहीं लाने वाला है। रूम एयर कंडीशनर का डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर। अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया के केस में मैं बात करूं तो इंडिया के केस में पहले आरएसी को जो है ना लग्जरी कंसिडर किया जाता था। आज के डेट पे रूम एयर कंडीशनर जो है एक नेसेसिटी बन चुकी है। तो डिमांड तो रहेगा, लेकिन डिमांड जो है ना वो हमें डिफर होता हुआ देखने मिले। तो अभी डिमांड नहीं देखने मिला है, तो वो बाद में देखने मिलेगा। लेकिन आगे जाकर जब समर्स आएंगे, हॉट सीजन होगा, तब आरएसी का जो डिमांड है, जिन्होंने अभी डिफर किया हुआ है, वो आगे जाकर परचेस करेंगे। तो आरएसी के केस में अगर आप देखोगे तो डिमांड जो है ज्वेलरी सेक्टर की तरीके से होता है, डिफर हो जाता है, पोस्टपोन्ड हो जाता है, लेकिन कैंसिल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट क्या बता रहा है, Q2 FY26 जो था इनका एकदम चैलेंजिंग क्वार्टर था। अगेन जीएसटी के एक्सपेक्टेशन से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q3 और Q4 के अंदर चीजें जो है बेटर होने वाली है। और आरएसी के केस में अगर आप देखोगे ना,
तो इतना ज़्यादा प्रेशर होने के बाद भी इनके 2% से ही जो है हमें रेवेन्यूज़ गिरते हुए देखने मिले। अगेन प्रोडक्ट बिज़नेस के अंदर अगर आप देखोगे तो अबाउट 48% ऑफ कंपनी के रेवेन्यू जो है हमें रूम एयर कंडीशनर वाले सेगमेंट से देखने मिलते हैं। और इस रीज़न से अगेन अगर आप देखोगे तो एसी का जो बिज़नेस है कंपनी का, वो 45% से रिड्यूस हुआ है। लेकिन इनका जो वॉशिंग मशीन वाला बिज़नेस है ना, वहाँ पे हमें 55% की ग्रोथ देखने मिली है। तो ये कंपनी के अंदर जो 2% का डिग्रोथ है ना, ये हमें इनके बाकी जो बिज़नेसेस है ना, उसके वजह से सस्टेन करता हुआ देखने मिला है। नहीं तो सिर्फ आरएसी होता तो अगेन हमें इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर और डिग्रोथ देखने मिलती। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये बता रहा है कि आगे जाकर आरएसी के जो रेवेन्यूज है Q3 Q4 के अंदर हमें जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अब एक बात अच्छी लगी कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने अपनी जो गाइडेंस है ना वो सेम रखी। क्योंकि जब मैं ईपैक के केस में बात करूँ तो ईपैक वालों ने क्या किया, ईपैक वालों ने बताया अगेन सिंपल था। ईपैक के केस में भी मैं तो ईपैक पे मैंने पहले ही ध्यान नहीं दिया था। रीजन बड़ा सिंपल था, पूरी इंडस्ट्री खराब कर रही थी। ये लोग बता रहे थे हम 30% के आसपास ग्रो करेंगे। मैंने बोला चलो बेस छोटा है, ये लोग बाकी आपके ईपैक अगर आप देखोगे तो ये लोग स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं। तो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस के अंदर ये लोग कहाँ एक्सपांड कर रहे हैं और लार्ज के अंदर कहाँ एक्सपांड कर रहे हैं। तो लार्ज के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग आपका वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कूलर हो गया, वहां पे ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। स्मॉल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपका एयर फ्रायर हो गया, वाटर डिस्पेंसर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया। तो ये सारी चीजों के अंदर कंपनी जो है एक्सपांड कर रही है। अभी अभी इन्होंने ड्राई वैक्यूम क्लीनर भी स्टार्ट करा है और न्यूट्री ब्लेंडर भी स्टार्ट करा है। तो ये डिवीजन से ईपैक को अच्छी खासी डिमांड देखने मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है 30-40% का ग्रोथ। लेकिन स्टिल ईपैक के अगर आप इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देखते हैं तो 65% कंपनी का कंट्रीब्यूशन जो है ना, एक्सपेक्टेड था आरएसी से होगा। तो ओवरऑल कोई मैनेजमेंट कैसे बोल सकता है हम 30-40% पे ग्रो करेंगे। इनका 35% वाला जो डिवीजन है, मैं मान सकता हूँ ज्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर सकता है। लेकिन आपका आरएसी वाला डिवीजन 30-40% पे ग्रो करना पॉसिबल नहीं था। और ईपैक के मैनेजमेंट ने वही किया Q2 के अंदर आकर, गाइडेंस निकाल दी। जो गाइडेंस इन्होंने दिया था 30-40% टॉप लाइन का FY26 के लिए, वो इन्होंने रिमूव कर दिया। बोला विल क्लोज FY26 एज अ फ्लैटिश ईयर। मतलब FY26 के अंदर कोई ग्रोथ ही नहीं रहने वाली है, 0% ग्रोथ रहेगी कंपनी के अंदर। ये एक्सपेक्टेशन मार्केट को ईपैक आपके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने दी थी Q4 के अंदर। यही सेम गलती जो है ईपैक ने करी अभी। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के केस में अगर आप देखोगे तो उनका मैक्सिमम पैसा जो है ना वर्किंग कैपिटल के अंदर फंस चुका था। तो इस रीजन से उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्किंग कैपिटल का जो अगेन उनका जो केपेक्स का गाइडेंस था ना, वो थोड़ा कट ऑफ कर दिया क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए था। तो अभी अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने उनकी गाइडेंस सस्टेन की है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव बात है। क्योंकि इंडस्ट्री डिग्रो कर रही है और स्टिल ये लोग 20-25% के आसपास गाइड कर रहे हैं टॉप लाइन के अंदर। तो ये इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। अब पूरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा डर का जो माहौल है ना, वो आपका इन्वेंट्री है। तो ये जो इन्वेंट्री है ना, ये एक्सपेक्टेड है कि हमें क्लियर होते हुए देखने मिलेगी Q4 तक। Q3 के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने मिलेगा। Q2 के अंदर तो यार चीजें तो फंसी हुई है इन्वेंट्री के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री हमें क्यों मूव होते हुए देखने मिलेगी, सबसे बड़ा रीजन जीएसटी कट। दूसरा, FY26 वाला जो सीजन है ना, इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। लेकिन Q4 से डिमांड फिर से आनी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री का पूरा साइकिल जो है ना इंडस्ट्री का, वही खराब हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि फिनिश्ड गुड्स के अंदर अगर आप देखोगे तो फिनिश्ड गुड्स ही फ्लो आउट नहीं हो रहा है। फिनिश्ड गुड्स फ्लो आउट नहीं हो रहा है तो ये जो आपके सप्लायर्स है उनके पास इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। सप्लायर्स के पास पड़ा हुआ है तो ये आपके ईएमएस प्लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाले प्लेयर्स के पास पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री की हालत खराब है मोर और लेस इन्वेंट्री पे अगर आप देखोगे। तो यहाँ पे अगेन मैनेजमेंट ये बता रही है कि एक इस आरएसी इंडस्ट्री के अंदर है ना, बी वाला नॉर्म हमें इंप्लीमेंट होता हुआ देखने मिलेगा। तो ये आपके एनर्जी एमिशन नॉर्म्स होते हैं, तो उस हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है। तो आपकी कंपनीज को जो है नया इन्वेंट्री बनाना पड़ेगा। नया पूरा वर्किंग कैपिटल वगैरह लेके पूरा ये करके नए प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, नए आरएसीज बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाना पड़ेगा भाई? सिंपल है भाई, आप पुराना एसी नहीं बेच सकते हो, आपके एनर्जी एमिशन नॉर्म्स चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपका बीई रेटिंग जो है ना, वो चेंज हो रहा है। यही हमें वो इसके केस में देखने मिला था, आपको याद है एजैक्स इंजीनियरिंग के केस में। तो वही जो है यहाँ पे हमें प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। वहाँ पे ये लोग CEV4 से CEV5 पे शिफ्ट हो गए। तब अगर आप देखोगे तो हमें प्री बाइंग देखने मिलती है। तो वही हमें आरएसी के अंदर देखने मिल सकता है। आरएसी के अंदर अगर आप देखोगे तो Q4 के अंदर मोटा मोटा हमें जो है इन्वेंट्री थोड़ी बहुत क्लियर होते हुए देखने मिल सकती है। इसी रीजन से ये भी मैनेजमेंट की जो है एक्सपेक्टेशन है। अब इसके साथ साथ जो केपेक्स का गाइडेंस था मैनेजमेंट ने, वो जो है मेंटेन कर रखा है। ये अगेन पॉजिटिव बात है। मैनेजमेंट जो केपेक्स करने वाला है ना, उसमें से 300 एंड 350 करोड़ जो है रेफ्रिजरेटर वाले बिजनेस पे जाने वाला है। 200 करोड़ आरएसी बिजनेस पे जा रहा है। 100 करोड़ वॉशिंग मशीन के बिजनेस पे जा रहा है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि रूम एयर कंडीशनर पे जो कंपनी का केपेक्स है वो रिड्यूस कर रहा है। क्यों कर रहा है? सिंपल रीजन है, सीजनैलिटी जो है कंपनी के अंदर वो जो है इन्हें रिड्यूस करनी है।
अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जीएसटी की वजह से जो है ना पूरी इंडस्ट्री हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने मिली Q2 के अंदर। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले बोला हम जीएसटी रिड्यूस कर रहे हैं, बट पता ही नहीं था यार कब कट होने वाला है जीएसटी, क्या होने वाला है, कब प्राइसेस रिड्यूस होने वाले। तो इसलिए ये जो Q2 की डिमांड है ना पूरी इंडस्ट्री की हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने मिली। सेम चीज जो है हमें एफएमसीजी सेक्टर के अंदर देखने मिला, आपके ऑटोमोबाइल के अंदर भी सेम हमें देखने मिला। बट अब एक्सपेक्टेड है कि Q3 Q4 के अंदर चीजें बेटर होगी। पीजीईएल का भी मैनेजमेंट जो है यही बता रहा है। ईपैक के केस में अगर आप मैनेजमेंट देखोगे तो वो भी अगेन सेम चीज बता रहे हैं। अब ईपैक का अगर आप मैं कॉन कॉल देखूं तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का कॉन कॉल जो है इस बार मुझे ऑप्टिमिस्टिक लगा। ईपैक के कॉन कॉल के अंदर मेरे को ऐसा लगा कि यार मैनेजमेंट को जो है अपने खुद के कंपनी से कोई होप नहीं है। तो जब मैं ईपैक के कंपनी की बात करता हूँ, ईपैक के मैनेजमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट ग्रोथ मुझे देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा डिग्रोथ है, कितना ही डिग्रोथ देखने मिलेगा, 30-40% का। यहाँ पे देखो Q2 के अंदर 162% का डिग्रोथ। पता है इंडस्ट्री के नंबर्स खराब आएंगे, लेकिन इतने ज्यादा खराब, तो ये हमें बताता है कि ओवरऑल Q2 के अंदर इंडस्ट्री ने सफर किया हुआ है। अब यहाँ पे इपेक का मैनेजमेंट यही बता रहा था, सेम बताया जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने बताया कि H2 के अंदर डिमांड जो है रिबाउंड होने वाली है। अक्टूबर में आपके जो सेंटिमेंट्स है ना, अब पहले क्या हुआ था कि जैसे ही जीएसटी कट हुआ था तो आपकी जो इन्वेंट्री होती है ना उसके लिए सेंटिमेंट्स इंक्रीज हो गए थे। बट फिर उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा बहुत डिमांड वाला पीरियड चले गया तो अगेन आपके सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे तो हमें फॉल होते हुए देखने मिले। और अभी पोस्ट जीएसटी अगर आप देखोगे ना तो लोगों के सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब देखेंगे कि Q3 Q4 के अंदर तो आपकी इन्वेंट्री जो है ना हमें क्लियर होते हुए देखने मिलनी चाहिए। बट मैनेजमेंट ये बोल रहा है, इपैक के मैनेजमेंट ने ये बताया कि Q3 के अंदर हमें इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिलेगा। Q4 के अंदर से जो है ना हमें मूवमेंट देखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ईपैक का मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि पूरा आरएससी इंडस्ट्री जो है ना इस बार फ्लैट पे ही क्लोज करेगा या फिर डीग्रोथ देखने मिलेगा। तो ईपैक का मैनेजमेंट तो फ्लैटिश गाइडेंस दे रहा है। इंडस्ट्री के अंदर तो हमें इस बार डीग्रोथ देखने मिलेगा ही। अब वो चीजों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से अगेन चीजें जो है हमें फ्लक्चुएट होते हुए देखने मिलती है इन टर्म्स ऑफ आपके पूरे इंडस्ट्री में। तो अगर एनर्जी एमिशन नॉर्म शो चेंज हो रहा है, उससे भी रेटिंग चेंज हो रहा है, तो उससे इन्वेंट्री अगर फिर से इनको रिप्लेनिश करना है, वो पूरा जो इन्वेंट्री है वो निकालना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा और नया इन्वेंट्री ये लोग लेकर आएंगे। तो उससे अगर आप देखोगे तो तब हमें थोड़ा बहुत इन्वेंट्री जो है क्लियर ऑफ होता हुआ देखने मिलेगा। नहीं तो अगेन इंडस्ट्री के लिए जो है इन्वेंट्री क्लियर होना मुश्किल है। पूरा साइकिल में मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के केस में बात किया, पूरे इंडस्ट्री के अंदर जो है ना इन्वेंट्री जो है पूरे साइकिल में फंसी हुई है। तो जब तक फिनिश गुड्स नहीं सेल होगा तब तक आपके इन प्लेयर्स का जो है इन्वेंट्री क्लियर नहीं होने वाला है। ये बहुत सिंपल है। और ईपैक का मैनेजमेंट, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का मैनेजमेंट एक ही चीज पे फोकस्ड है कि यार ये अपने क्लाइंट्स को जो है क्रॉस सेल करे। बस एक चीज, मुझे एक चीज अच्छी लगी कि ओवरऑल आरएसी सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे ना तो ईपैक और पीजीएल का आउटलुक अगर आप देखोगे तो FY27 के लिए बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि FY27 के अंदर हमें इंडस्ट्री के अंदर जो है ना अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगी। क्योंकि आपका FY26 का जब मैं बेस की बात करूं, जैसे कि मैनेजमेंट भी यही बता रहा है कि H1 के अंदर जो लॉसेस हुए वो रिकवर नहीं होने वाले H2 के अंदर, ये तो फॉर श्योर है। तो आपका जो बेस है ना वही छोटा हो गया, तो आपको कम बेस पे ग्रो करना जो है ना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। जैसे हमें सीमेंट कंपनीज के अंदर देखने मिला, सीमेंट कंपनीज के प्राइसेस हमें भागते हुए देखने मिले क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिल रही है। क्यों देखने मिल रही है बॉस? अरे यार रीजन बड़ा सिंपल है। पिछले साल अगर आप देखोगे तो सीमेंट के अंदर पूरा प्रॉफिट ग्रोथ इंपैक्टेड था। अभी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है ना हमें देखने मिल रही है। इस रीजन से हमें किसी किसी कंपनीज के अंदर 300%, 400% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिल रही है। क्योंकि एबिटा पर टर्न उधर इंक्रीज होते हुए देखने मिला है। अगेन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपको क्या चीजें ट्रैक करनी है ना, मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है ना आपको जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर जो है आपको सिखाया हुआ है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर भी। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप ये दोनों लोगे ना तो आप मार्केट के अंदर जो है ना कभी नहीं फंसोगे। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो ओवरऑल FY27 का जो आउटलुक है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ईपैक के मैनेजमेंट का भी कैलेंडर ईयर FY26 का जो आउटलुक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये लोग बता रहे हैं कि इन्हें अच्छे खासे RFQs देखने मिल रहे हैं, अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। RFQs इज नथिंग बट जो क्लाइंट के साथ आप डील वगैरह साइन करते हो, जो आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सारी चीजों को RFQ बोलते हैं। तो वो सारी चीजें जो है ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक लग रही है। और जो आउटलुक है ना मैनेजमेंट का, वो कॉन कॉल पढ़ के आपको सीधा समझ जाएगा, कॉन कॉल आप सुनोगे तो भी आइडिया लग जाएगा कि मैनेजमेंट अभी जो है बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका है इंडस्ट्री के ऊपर। और इसके साथ साथ एक और चीज है जो कि मैं मिस कर गया कि आउटसोर्सिंग का प्रॉब्लम हो रहा था इंडस्ट्री के अंदर। अभी क्या है कि आपके बहुत सारे अभी ये ईएमएस प्लेयर्स है, इनको बिजनेस कहाँ से आता है? ये आपके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक को कहाँ से बिजनेस आता है? आपके ब्लू स्टार जैसी कंपनीज हो गई, ये सारी कंपनीज क्या करती है, अपने आरएसी की जो ऑपरेशन है ना वो आउटसोर्स करती है। क्योंकि इनको बेनिफिट होता है और अगेन वो अपने बिजनेस पे फोकस कर सकती है, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग की चीजों पे नहीं फोकस करना होता है, तो इसलिए ये लोग आउटसोर्स करते हैं। तो अब बीच में ये भी चल रहा था कि इंडस्ट्री के अंदर जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, आप 10 मेन प्लेयर है, 10 मेन प्लेयर से इन कंपनीज को बिजनेस आता है।
तो अब क्या होगा कि अगर ये आउटसोर्सिंग बंद हो गई तो ये ईएमएस प्लेयर्स का बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अब चीज़ ये हुई है कि ईपैक का मैनेजमेंट या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट ने, ये कंपनीज के मैनेजमेंट ने इन्हें कन्विंस किया हुआ है कि आप आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक खराब साइकिल आ गई तो आपको खुद को इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी और सारी चीजें जो है ना आपके लिए खराब हो जाएगी। और किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए अगर आप देखोगे, मतलब जब मैं ब्रांड्स की बात करता हूँ तो उनके लिए आउटसोर्सिंग की जब मैं बात करता हूँ ना, तो आउटसोर्सिंग ही उनके लिए बेटर ऑप्शन है। और क्योंकि मोर और लेस उनका वर्किंग कैपिटल कंट्रोल्ड होता है, कॉस्ट कंट्रोल्ड होता है, तो इस तरीके से आउटसोर्सिंग जो है इन प्लेयर्स के लिए बेटर बात बनकर आती है। तो एज ऑफ नाउ तो यही चल रहा है। वैल्यूएशन वाइज पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट 50 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगेन मैनेजमेंट की तरफ से हमें एग्जीक्यूशन FY25 के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिला था। तो वैल्यूएशन वाइज जो है ना इंटरेस्ट बन रहा है कंपनी के अंदर। और आरएसी साइक्लिकल बिजनेस है, तो मुझे लगता है कि FY27 के अंदर जो है ना स्ट्रॉन्ग आउटलुक रहेगा। लेकिन आपको Q2 के अंदर आप देखोगे तो बहुत खराब सिचुएशन रहा है। तो Q3 और Q4 आपको बहुत अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा और H2 को जो है आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। एज ऑफ नाउ मैनेजमेंट यही बता रहा है कि Q3 Q4 के अंदर हमें चीजें बेटर होते हुए देखने मिलेगी। तो आपको Q3 Q4 के अंदर नंबर्स अगर आप देखोगे तो इतना आपको इम्पैक्टेड ही देखने मिलेंगे थोड़े बहुत। बट आपको कॉन कॉल के ऊपर सेंटीमेंट्स पे फोकस करना है। अगेन कॉन कॉल किस तरीके से आप डिकोड कर सकते हो, ये जो है मैंने आपको जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर जो है बहुत डिटेल के अंदर सिखा कर रखा है। तो आपने नहीं ली है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन से जाकर जो है पहले जो है दोनों मास्टर क्लास ले लेना। तो ये बनकर आती है बात। ओवरऑल आरएसी इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बनकर आ रहा है। अब दूसरे प्लेयर जो है, अब मेन हमारा इंटेंशन ईपैक और आपका पीजीएल को ही डिस्कस करना था। एम्बर वगैरह के ऊपर भी मैं एक वीडियो कवर करूंगा। वो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आरएसी इंडस्ट्री से, तो एम्बर एक इंटरेस्टिंग प्लेयर लगकर आता है, तो कवर करूंगा। एम तो यही था कि पीजीएल और ईपैक को कवर करूँ ये वीडियो के अंदर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ हमारा मार्केट विद आयुष मर्दा वाला भी चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट।